हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज और अन्य जो भी क्लासेस आती थी वो कंटिन्यू हो चुकी हैं। आज इसी क्रम में देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 175। महत्वपूर्ण है, देखिए सामान्य हिंदी हो, जीएस या उत्तराखंड जीके टेस्ट हो, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही इसके अलावा जो अन्य टॉपिक आते हैं लाइक स्पेशल फैक्ट क्लास है या अन्य जो भी क्लासेस आपको दी जाएंगी उसका भी आप लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन देखेंगे टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो वहां क्रिया के किस रूप का प्रयोग होता है। तो देखिए जहां पर दो या दो से अधिक धातु का प्रयोग साथ साथ हो, देखिए क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु ही होती है। और जहां पर दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग होता है तो वहां पर हमेशा होते हैं संयुक्त क्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ने लगा, तो देखिए पढ़, वह पढ़ने लगा, पढ़ धन ने लगा। ठीक है, वह पढ़ने लगा मैंने जैसे बोला, तो यहाँ पर देखिए अगर पढ़ने लगा का मैं एक साथ प्रयोग करूँ तो ये हो जाएगा पढ़ धन ने, पढ़ने हो जाएगा फिर। ठीक है, पढ़ने लगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है और एक साथ मिलकर ये एक नया अर्थ देती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि खाना खा लिया, खा धन लिया। ठीक है, या मैं बोलूँ कि वह निकल गया, निकल धन गया। ठीक है, या मैं बोलूँ कि जैसे वह अपना काम कर चुका है, कर धन चुका। तो ये सभी किसकी एग्जाम्पल है, संयुक्त क्रिया के। ठीक है, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस गायक द्वारा कुमाऊनी गीत विवाह में बारात स्वागत से लेकर बारात के प्रस्थान होने तक गाए गए हैं। तो कौन सा गीत है बताइए जिसमें कुमाऊनी गायक ने आपका बारात के स्वागत से लेकर बारात के प्रस्थान तक गीत गाए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है। तो देखिए ये आपका है गोपाल बाबू गोस्वामी का प्रसिद्ध कुमाऊनी गीत। ठीक है, गोपाल बाबू गोस्वामी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल बाबू गोस्वामी का एक गीत है, जा चेली जा सौरास। ठीक है, जा चेली जा सौरास। सौरास का मतलब होता है ससुराल। ठीक है, सौरास। जा चेली जा मतलब जा चेली मतलब लड़की, जा बेटी ससुराल जा, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ये आपका गीत है गोपाल बाबू गोस्वामी का, जिसमें इन्होंने आपका ये सब मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा भी देखिए काफ़ी और भी गीत हैं हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी के, बहुत ही पॉपुलर गायक हैं कुमाऊनी जोन में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, देखिए वध्वागमन शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो वध्वागमन शब्द, वध्वागमन में कौन सा संधि विच्छेद इसका सही है। तो देखिए अगर वध्वागमन को ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वधु धन आगम। ठीक है, ऊ धन आ, ऊ धन आ बराबर वाह बोल रहा है जहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यंग स्वर संधि हो रही है इसमें। कौन सी संधि हो रही है, यंग स्वर संधि। वध्वागमन में यंग संधि है। ठीक है, वधु धन आगम। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुरानी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान भाषा कौन सी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूर्व परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो पुरानी हिंदी जो हमारी थी, अंग्रेजी और उर्दू के मिश्रण से हमारी बनी नई जबान, जिसको हम जानते हैं हिंदुस्तानी भाषा के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिन उपवाक्यों को और शब्द से नहीं जोड़ा जाता उनके लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जिन उपवाक्यों को और शब्द से नहीं जोड़ा जाता वहाँ पर कौन सा हमारा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अर्ध विराम। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, अर्ध विराम। अर्ध विराम का सिंबल कैसा होता है, आपका एक डॉट होता है और नीचे एक कॉमा होता है। ठीक है, ये अर्ध विराम का सिंबल है। अल्प विराम में आपका केवल कॉमा होता है, ध्यान रखेंगे। लाघव चिन्ह आपका त्रुटि बोधक चिन्ह होता है, मन लाघव चिन्ह जो है आपका ये शॉर्टकट चित्र विराम चिन्ह होता है, जैसे कि डॉक्टर के आगे जो हम लगाते हैं शून्य वगैरह। निर्देशक चिन्ह आपका डैश होता है, बड़ा डैश। ठीक है, तो लाघव ये शून्य के समान होता है। अर्ध विराम आपका हो गया, अल्प विराम हो गया। पूर्ण विराम जो होता है जिसको 4 विराम भी कहते हैं, पूर्ण पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम आपका एक लकीर सी होती है, देखिए पाई के आकार की,
इसको 4 ग्राम भी कहा जाता है, 4 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धविराम सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, भाषा संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में। पहले तो आयोग बहुत पूछता था इनको, अभी थोड़ा कम किया है, लेकिन आपके सिलेबस में है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षाओं में भी। तो तनख्वाह जो होता है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा फारसी। चलिए नेक्स्ट देखिए। बाट में कुड़ी चाह में उड़ी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो बाट, बाट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, बाट का मतलब होता है रास्ता। बाट में कुड़ी यानी कि कुड़ी का मतलब होता है घर। ठीक है, चाह मतलब चाय, यानी कि जिसका रास्ते में घर होगा, बीच रास्ते में जिसका घर होगा, उसके वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा चाय पिलानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये आशय है कि बाट में कुड़ी चाह में उड़ी, यानी कि रास्ते का जो घर है ना, वो आवाभगत में ही उसका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कहने का मतलब रास्ते में घर होने पर मेहमान ज़्यादा आते हैं। ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रास्ते में घर होने पर मेहमान ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगला देखिए। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सर्वनाम के भेद मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में भी आप देख लेना, वहाँ पे भी पढ़ा है हमने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पता नहीं चल पाता कि कौन है। ठीक है, यानी कि जिसका पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई आया है, अब कौन आया भाई पता चल रहा है, कोई आया है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हमारा सर्वनाम होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सीता सोई है, इसमें बताना है आपने क्रिया का कौन सा प्रकार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया, देखिए सीता क्या करिए, सोने का काम करिए, सोई है। सोने का जो हमारा फल पड़ेगा किस पे पड़ेगा? सीता पे। यानी कि क्रिया का फल क्रिया का फल जब सीधे किस पे पड़ता है? कर्ता पे। सो कौन रहा है? सीता। ठीक है, जहाँ पर आपका कर्म मौजूद नहीं है। तो अगर यहीं पे मैं बोलता है सीता बिस्तर पर सोई है, तो क्रिया का जो फल था किस पे पड़ गया? बिस्तर पर सोई है ना सीता, यानी कि कर्म मौजूद है। इसमें आपका कर्म मौजूद नहीं, तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। सोने की जो क्रिया हो रही है सीधे इम्पैक्ट पड़ रहा है सीता पे। ठीक है, तो जहाँ पर आपका कर्म मौजूद नहीं होता और क्रिया का इम्पैक्ट डायरेक्ट कर्ता पे पड़ता है, वहाँ पे हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, ये ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न विलोम शब्दों को सुमेलित करें, तो बताना है आपने कौन सा विलोम शब्द किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बद का मतलब होता है नेक। ठीक है, बद का मतलब विलोम होता है नेक। बद है, ये आदमी बहुत ही बद्ध है बोलते हैं, नेक आदमी है बोलते हैं, तो बद का विलोम नेक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बंध्या, बंध्या का विलोम हो जाएगा उर्वरा, बिल्कुल सही है। बंध्या का मतलब होता है ऐसी भूमि जो बंजर है। ठीक है, उर्वरा का मतलब ऐसी भूमि जो उपजाऊ है, फर्टाइल है। पंडित का जो अपोजिट हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। प्रफुल्ल का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका म्लान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का प्रसिद्ध गीत नौचमी नारायणा गीत के गायक कौन है? तो बताइए किसने गाया है नौचमी नारायणा गीत? बहुत ही पॉपुलर नाम है उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1949 को, 1949। क्लियर। इनका उपनाम है गढ़ रत्न, कहा जाता है इनको गढ़ रत्न। इसके अलावा इनका और उपनाम है पहाड़ों का बॉब डायलन भी कहा जाता है इनको, पहाड़ों का बॉब डायलन। ठीक है, डायलन, पहाड़ों का बॉब डायलन, यूके के एक पोइट और राइटर है ना डायलन, उनसे इनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और लगभग इन्होंने 1,000 से अधिक गीत गाए हैं गढ़वाली में, 1,000 से प्लस गीत हैं इनके। अब जो नौचमी नारायणा गीत है इनका बहुत ही पॉपुलर एक गीत है। इसके अलावा कुछ इनकी महत्वपूर्ण जो एल्बम्स हैं वो आप नोट कर लीजिए, जैसे कि मैं बोलूँ। ठीक है, श्याली रामदेई जो पॉपुलर है ज़्यादा उनको बता रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत सी एल्बम है इनकी। श्याली रामदेई के अलावा इनकी कुछ अन्य एल्बमों की मैं बात करूँ, जैसे कि आपका कुई ता बात होली। ठीक है, कुई ता
बात होली, चली भाई मोटर चली, चल भाई मोटर चली सरारा पुआ पुआ। ठीक है, तो चल भाई मोटर चली। इसके अलावा घशियारी भी है इनकी एक एल्बम। ठीक है, और नौचमी नरेगा जो कि इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, नौचमी नरेगा। और इसके अलावा देखिए आपका ठंडो रे ठंडो, महत्वपूर्ण। ठंडो रे ठंडो मेरो पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, हो हो आ हा। खुद, खुद मतलब याद होता है गढ़वाली में। ठीक है, खुद भी इनकी एक गाना है। इसके अलावा बरखा, बरखा गीत भी इनका काफ़ी पॉपुलर है। और इसके अलावा देखिए आपका सुरमा सरेला, सुरमा सरेला। ठीक है, सुरमा सरेला ये भी महत्वपूर्ण है। और भी हैं देखिए, गीत गंगा है। जैसे मैं अगर बात करूँ गीत गंगा के अलावा उठ जागा उत्तराखंड, और सलान्या शाली रुमुक। ठीक है, माया को मुंडारो, जय धारी देवी ये भी महत्वपूर्ण है। जय धारी देवी भी इन्हीं का गीत है, जय धारी देवी। ठीक है, और मेरा तो वन ऑफ फेवरेट जो है इनका ठंडो रे ठंडो पानी जो है। ठीक है, ये ठंडो होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ठंडो रे ठंडो, ये मेरा सबसे फेवरेट गीत है इसमें। इसके अलावा और भी जो नेगी जी के जैसे क्यों तो बात होली वाला जो गाना है वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत से गीत हैं, देख क्या बोलें, 1,000 से अधिक गीत हैं, लेकिन किसी का अपना पर्सनल फेवरेट होता है, तो मेरा ठंडो रे ठंडो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न पर्यायवाची शब्दों को सुमेलित कीजिए। तो बताना है आपने, एक तरफ पर्यायवाची शब्द हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित, उनके संबंधित शब्द हैं। कौन सा किसका पर्यायवाची है बताना है आपने। तोता का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में अगर देखें तो तोता का पर्यायवाची होता है सुआ। ठीक है, तलवार का पर्यायवाची होता है असी। ठीक है, दैत्य का पर्यायवाची होता है राक्षस, निशाचर, यतुधान। ठीक है, प्रशंसा का आपका पर्याय होता है श्लाघा। तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है ये, 1 2 3 4, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जौनसार क्षेत्र में एक पकवान कोपराड़ी बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जौनसार क्षेत्र में एक पकवान होता है कोपराड़ी। जौनसारी भाषा में भाभी को कोठी कहा जाता है। तो बताना है आपने, इन कथनों के आधार पे ऑप्शन पे चाहिए। ठीक है, कथन क सही है, ख सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, बताइए। तो देखिए जौनसारी, अगर देखिए बोली आप देखेंगे तो जौनसारी बोली काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली उसको हम कराएंगे एग्जाम से पहले, आपके जो ग्रुप सी के एग्जाम होंगे। जौनसारी भाषा में जो भाभी है उसको कोठी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोठी बिल्कुल सही है, ये ख वाला तो बिल्कुल सही है। और भाभी को देखिए आपका कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। भाभी को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो कुमाऊनी में भाभी को कहा जाता है आपका बॉयज। ठीक है, क्या कहा जाता है? बॉयज। ठीक है, ध्यान रखना है। और गढ़वाली में अमूमन भाभी ही कहा जाता है, भाभी को। जौनसार क्षेत्र का एक पकवान कोपराड़ी जो होता है, बहुत पॉपुलर एक पकवान है जौनसार क्षेत्र में। तो ऑप्शन जो पहला है क, वो भी सही है, यानी कि दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोपराड़ी पकवान जौनसार क्षेत्र में ही बनता है ये। अगला देखिए, तद्भव शब्दों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ देखिए आपका तद्भव दिए गए हैं, दूसरी तरफ तत्सम दिए गए हैं। तो बताना है आपको, सही इसको सुमेलित कीजिए। चलिए, तो दुल्हा, दुल्हा का जो हमारा हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, क का हो जाएगा 3। थकान जो हो जाएगा, थकान का हो जाएगा शिथिल, शिथिल हो जाना बोलते हैं, ख का 1 हो जाएगा। गोद जो है भैया देखिए आपका, गोद का जो हो जाएगा आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, और छिलका का जो हो जाएगा आपका सकल हो जाएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो व्यक्तिगत नाम से यानी कि अपने नाम से, मान लीजिए आप बन गए वीडियो। ठीक है, और आप वीडियो हैं, आपने अपने एक दोस्त वीपीडीओ को पत्र लिखा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर ये पहले था, और इसकी ग्राम पंचायत में आप आ गए तो कुछ डेटा मांगना चाह रहे हो, तो आपने अपने मित्र को व्यक्तिगत नाम से, यानी कि आपका जो भी नाम है ABC, आपने पत्र लिख दिया XYZ को। तो इस प्रकार के पत्र को, जहाँ पर आपका पर्सनली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने नाम से,
इनको कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी कि डेमी ऑफिशियल का मतलब होता है अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि किसकी पंक्तियां हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये जो पंक्ति है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। मैंने बताया पूर्व में आपको। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, रूपक अलंकार। ठीक है, ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसमें होगा रूपक अलंकार। अगला देखिए, निम्न विशेषणों को सुमेलित कीजिए। तो विशेषण के प्रकार दिए गए एक तरफ और उसके एग्जाम्पल दिए गए दूसरी तरफ, तो आपको बताना है, इसमें सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका क्रमवाचक है, क्रमवाचक का जो इसमें सही एग्जाम्पल है वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है दूसरा। आवर्तीवाचक जो हमारा विशेषण है दिए गए विकल्प में, इसका एग्जाम्पल है चौगुना, दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये सभी आवर्तीवाचक विशेषण की पहचान है। गणनावाचक में आपका आ जाएगा सवा, पौन, ठीक है, डेढ़, ढाई, और समुदायवाचक में आ जाएगा तीनों, ठीक है, चारों, पाँचों, दसों, हजारों। तो ये समुदाय को एक संबोधित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, महादेवी वर्मा को सुमित्रा नंदन पंत ने हिंदी के विशाल मंदिर की मूर्ति कहा था। ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन है, रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। बताइए अब इसमें कौन सा आपका सही है विकल्प प्रश्न के आधार पे। देखिए आयोग के पैटर्न पर ही बनाई जा रही है टेस्ट सीरीज, ऐसे ही बताता पूछता है आजकल आयोग, ऑप्शन भी ऐसे ही देता है। तो काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, इसका लाभ उठाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। काफ़ी क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे आयोग के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से। महादेवी वर्मा जी को देखिए पंत जी ने नहीं कहा था, ये गलत हो जाएगा, पहला तो गलत है, दूसरा सही है। रश्मि जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की मूर्ति या हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती जो कहा था, ये किसने कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, इन्होंने बोला था। और ध्यान रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी, ये चार लोग वो लोग हैं जिनको छायावाद का चार स्तंभ कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, छायावाद के चार स्तंभ या छायावाद के चार प्रमुख कवि कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी और साथ ही महादेवी वर्मा जी। तो इसमें केवल कथन ख सही हो जाएगा। ठीक है, तो रश्मि हो गया, दीपशिखा हो गया, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका संकलन किया गया महादेवी वर्मा जी की यामा में, और इसी यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। यामा इन्हीं सभी कविताओं का संकलन है महादेवी वर्मा जी के। और महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में, कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद यूपी में। ठीक है, उत्तराखंड में एक मीरा कुटीर भी है इनके नाम से, मीरा कुटीर। ठीक है, और मीरा कुटीर जो है ये आपका रामगढ़ में स्थित है, यहाँ पर आती थी महादेवी वर्मा जी। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए बहुत अच्छा है, राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है यहाँ पे, बताइए कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? तो राजा के द्वारा, ठीक है, किसके लिए? सेवक के लिए कंबल दिया गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। ठीक है, तो अब देखिए राजा सेवक को कंबल दे रहा है, किसके लिए कंबल दे रहा है? सेवक के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देखिए, ह काकल्य वर्ण है, ह जो होता है काकल्य वर्ण है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला की मेरी क्लास देखी है तो आपको समझ में आएगा, काकल्य वर्ण ह होता है। य व को अर्धस्वर कहा जाता है। देखिए हिंदी में आपका दो अर्धस्वर हैं, वर्णमाला में केवल दो अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर का मतलब ये है कि
ये ना तो पूरे स्वर हैं ना ही व्यंजन है, ठीक है, आधे स्वर की तरह प्रतीत होते हैं। तो दो अर्ध स्वर होते हैं, य और व, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ह जो होता है ये काकल्य वर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन क और ख दोनों ही सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार हिंदी वर्णमाला वाली क्लास देख लेना। बाकी देखिए, अगर आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से हिंदी समझना है दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अच्छे से। अच्छे से का मतलब ये होता है ना, आज देखो हज़ारों एडुकेटर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, पेड क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पढ़ाना कैसे है, चीज़ें कैसे बच्चे की समझ में आएंगी। किताबों से कंटेंट लेके सीधे स्मार्ट बोर्ड पे आके पीपीटी में आके उसको निरंतर पढ़ा देना ही पढ़ाना नहीं होता। उस कंटेंट को एक धारा प्रवाह बोल सकते हैं, या एक ऐसे सहजता से प्रस्तुत करके जिससे अभ्यर्थी समझ पाए, उसको कहा जाता है पढ़ाना। जिसमें अच्छे से अभ्यर्थी, जीरो अभ्यर्थी को भी समझ में आए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 499 का शायद कोर्स है हमारा, ओनली हिंदी कोर्स, सामान्य हिंदी का कोर्स है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये कोर्स ले लिया और हिंदी आपकी बहुत वीक है, उसके बाद आप देखना कितने अच्छे से आप सभी चीज़ें कर पाएंगे, और हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएंगे। लाइक अलंकार का टॉपिक हो, इसके अलावा हिंदी में जो राजभाषा वाला टॉपिक है, और वर्णमाला वाला टॉपिक है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आते। अगर एक बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं, आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएंगे लेक्चर को देखते हुए। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल अपने ही नोट्स बनाएं। आप मेरी क्लास ना लो, किसी ऑफलाइन में जाओ या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, लेकिन अपने खुद के नोट्स अवश्य बनाओ। उनकी दी हुई पीडीएफ या पीपीटी पे आप डिपेंड मत रहना। वो आपको हमेशा, देखिए, अपने बनाए हुए नोट्स बनाएंगे, रिवीजन में आसानी होगी। पीपीटी और जो पीडीएफ होते हैं ना, उसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है। कई बार जो डिटेल वाली चीज़ें वीडियो लेक्चर में बताई जाती है, जो अपने अपने नोट्स में बनाई है, वो वहाँ पे नहीं होती, और वहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। दूसरा, कई बार वो चीज़ें गायब हो जाती हैं हमारे फ़ोन से, टैब से। तो इसलिए अपने नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, बाकी देखिए, मैं तो अब बोलता ही हूँ, या तो आप ये ले लीजिए, या हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे न्यू कॉम्बो कोर्स है। सबसे अच्छा तो न्यू कॉम्बो कोर्स है, मात्र 1500 रुपये का कोर्स। 1500 में आपके सभी सब्जेक्ट कवर, यूके जीके का कोर्स है कंप्लीट, हिंदी का कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा इसमें आपका जीएस का कंप्लीट कोर्स, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग की भी क्लासेस दी गई हैं, करंट अफेयर के टेस्ट भी दिए गए हैं। तो इतना आपको सब कुछ मिल रहा है मात्र एक सब्जेक्ट की ऑफलाइन फीस में। अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट की ऑफलाइन फीस है पर मंथ की, या तो हिंदी की, या उत्तराखंडी की, या जीएस की। और 3 सब्जेक्ट की करेंगे तो 4500 रुपये फीस पर मंथ होगी, 6 महीने में कोर्स पूरा होता है। तो इस हिसाब से अगर आप लगाइए तो लगभग लगभग 27,000 रुपये लग रहे हैं आपके, और रहना खाना और फिर और खर्चे अलग। तो इसलिए घर बैठ के पढ़ाई करो। आज देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बड़े शहरों में जाकर अपना पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मत आओ देहरादून के करणपुर में, नेहरू कॉलोनी में, हल्द्वानी में, रुड़की में, जहाँ गाँव में वहीं रहो। अच्छे से डेडिकेशन से, कंटिन्यूटी से पढ़ाई करो, और यकीन मानो अपनी सेल्फ स्टडी से और अपनी मेहनत से ही और अपनी अप्रोच से टेस्ट निकलता है, एग्ज़ाम निकलता है। किसी बड़े नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं होता, इस भ्रम में मत रहना, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया प्रवचन, यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।